अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं वीयू एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम MGMT 625 का लेक्चर नंबर 20 कवर करेंगे, जिसका मेन टाइटल है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्पीशीज़। इजी टू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन होगी। आप एक दफ़ा इस लेक्चर को देख लेंगे तो आपको इजीली इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि आप अपना पेपर इंशाल्लाह इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर जो है मैं ऑफिशियल हैंडआउट्स जो हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के यूज़ नहीं करूँगा, बल्कि मैं एक अलग से अपने नोट्स मैंने बनाए हैं उन्हीं हैंडआउट्स को देखते हुए, जिसमें इजी एक्सप्लेनेशन है वो यूज़ करूँगा। ठीक है, और इसमें हमने इंपॉर्टेंट MCQs भी कवर किए हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कवर किए हैं। ठीक है, आइए अपने हैंडआउट्स की तरफ बढ़ते हैं ताकि आपको ये चीज़ ईजिली समझ में आए। देखें, सबसे पहले यहाँ पर आपके पास ऑफिशियल हैंडआउट्स मौजूद हैं। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल हैंडआउट्स हैं, ठीक है, जो आपके LMS से आपको मिलते हैं। जैसे चेंज मैनेजमेंट MGMT 625 के ये सारे ऑफिशियल हैंडआउट्स हैं। ठीक है, इसमें हम लेक्चर 19 तक हमने कवर कर दिया, अभी हम लेक्चर 20 कवर करेंगे। तो हैंडआउट्स में आपको इस तरीके से दिए गए हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, मैंने आपके लिए क्या किया है, मैंने एक अलग से हैंडआउट्स बनाया जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए हैं। ठीक है, और उसके बाद उन चीज़ों को पढ़ाया। तो अभी हम लेक्चर नंबर 20 की जानी पड़ते हैं। लेक्चर 20 हम कवर करेंगे, तो लेक्चर नंबर 20 को हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर लेक्चर नंबर 20 की बात करें, ऑर्गेनाइजेशनल इकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल स्पीशीज़, ये इसका मेन टाइटल है। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको टीच किए गए हैं वो मैंने सबसे पहले यहाँ पर बता दिए, उनकी हम डेफिनेशंस को देखेंगे। उसके बाद जो इसमें से इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो आ सकते हैं पेपर के अंदर, वो हमने कवर किए हैं। ठीक है, ना सिर्फ MCQs कवर किए हैं बल्कि उसके बाद हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर किए हैं। अब मिड टर्म और फाइनल टर्म में सब्जेक्टिव क्वेश्चन दो तरीके के आते हैं, एक तो आते हैं 3 मार्क्स वाले और सेकंड आते हैं 5 मार्क्स वाले। तो हमने 3 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो 3 मार्क्स वाले यहाँ से कवर किए हैं और 5 मार्क्स वाले भी इस लेक्चर से हमने कवर किए हैं। ठीक है, तो आप ये लेक्चर देखेंगे तो आपको एक प्रॉपर इस लेक्चर के अंदर क्या बात हो रही है वो प्रॉपर कॉन्सेप्ट पता चल जाएंगे, कौन से इंपॉर्टेंट MCQs आ सकते हैं वो भी पता चल जाएंगे, कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, भले वो 3 मार्क्स के हों या 5 मार्क्स के हों, वो भी आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह इतनी मेहनत करके आपके लिए बनाया है और सारी एक्सप्लेनेशन देने का मकसद सिर्फ ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी आपके कोर्सेज हैं वो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हम किन लेक्चर्स के लिए मज़ीद आपके लिए वीडियोस बनाएं, वो आपके लिए बनाएंगे इंशाल्लाह। और अब प्रॉपर आपके लिए डेली बेसिस पे वीडियोस आ जाएंगी, तो जो आप कमेंट्स हमें करेंगे वो भी हम यहाँ पर जो है वो उसको पूरा करेंगे। दूसरा, अगर आपको किसी कोर्स को कवर करने में मसले मसाइल पेश आ रहे हैं, आपका कोर्स क्लियर नहीं हो रहा, प्रोजेक्ट है, इंटर्नशिप है, तो आप इस चैनल की वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके आप एडमिन को जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपकी इसमें भी हेल्प कर देंगे। ट्यूशन्स वगैरह अगर आपको चाहिए या आपको प्रोजेक्ट वगैरह में इंटर्नशिप में हेल्प चाहिए तो आपको पर्सनल हेल्प भी करती चाहिए। ठीक है, तो अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोर आइडिया क्या है, पॉपुलेशन इकोलॉजी व्यू ऑर्गेनाइजेशन लाइक बायोलॉजिकल स्पीशीज फ्रॉम स्पीशीज इमर्ज सरवाइव एंड डाई अंडर इन्वायरमेंटल सिलेक्शन विद लिमिटेड एबिलिटी टू अडेप्ट क्विकली। यहाँ पर कोर आइडिया ये है कि पॉपुलेशन इकोलॉजी से मुराद ये है, पॉपुलेशन इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से लेता है जैसे कि बायोलॉजिकल स्पीशीज़ होते हैं। बायोलॉजिकल स्पीशीज़ में जैसे कि इंसान हैं, जानवर हैं, चरिंद परिंद हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम जिंदा होते हैं, ठीक है, हमें अल्लाह पाक ज़िंदगी देते हैं, उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि जब हम अपने मालिक हकीकी से जा मिलते हैं और हमें मौत आ जाती है। ठीक है, और उसमें मुख्तलिफ इन्वायरमेंट है जिसके अंदर हम रह रहे होते हैं। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया है कि ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम यही होता है, कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन को बनाता है, ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करती है, मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में वो ग्रो करती है, एंड देन एक वक्त आता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो जाती है। अब इसमें की डेफिनेशन और एग्जाम वर्दी पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म स्पीशीज अ ब्लूप्रिंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल एक्शन, हाउ इनपुट्स आर ट्रांसफर इनटू outputs hand and from it's inferred from formal structure, rules and procedure, pattern or activity, who actually does what, normative order, what insiders and environment deem proper। ठीक है, हेनान एंड फ्रीमैन है, इन्होंने एक डेफिनेशंस दी है। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन जो है वो एक ब्लूप्रिंट होती है ऑर्गेनाइजेशन एक्शंस की। ठीक है, ये किस तरीके से इनपुट को आउटपुट्स में ट्रांसफर किया जाता है। फॉर्मल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। फॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लें तो उसके सर्टेन रूल्स होंगे, प्रोसीजर होंगे, किस तरीके से काम करना है। पैटर्न और एक्टिविटी होती है कि किस बंदे ने क्या जॉब करना है, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफाइन होती है। ठीक है, नॉर्मेटिव ऑर्डर होता है, व्हाट इनसाइडर एंड द एनवायरनमेंट डीम प्रॉपर। ठीक है, नॉर्मेटिव ऑर्डर से मुराद यूँ है कि इनसाइडर्स ने एनवायरनमेंट को देखते हुए क्या एक्शंस लेने, क्या सारी चीज़ें करनी, इनको चल रहा होता है। अल्रिच व्यू ऑफ फॉर्म, ऑलरिच ने एक व्यू दिया है कि अ लीगली डिफाइंड एंटिटी पॉपुलेशन ऑफ फर्म्स शेयर सिमिलर कंपिटेंसी स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजी फॉर्म्स
कैन आल्सो बी ग्रुप्ड बाय टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और प्रोडक्ट। अल्ड्रिच एक और हैं फिलोसफर होंगे या ये थ्योरिस्ट होंगे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है कि एक लीगली डिफाइंड आइडेंटिटी है। लीगली डिफाइंड क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे आपका एनआईसी होता है, सारी चीज़ें होती हैं, इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन की भी एक रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है। वो एक लीगली डिफाइंड आइडेंटिटी लगती है, उसके नाम पे अकाउंट खोला भी जा सकता है, बंद भी किया जा सकता है, उसके नाम पर ट्रांजेक्शन्स भी की जा सकती हैं, ठीक है। पॉपुलेशन ऐसी है जहाँ पर सिमिलर कंपिटेंसी होती है, स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं। यानी कि एक पॉपुलेशन होती है, ग्रुप्स की, एक लोग होते हैं जो कि मिल के काम कर रहे होते हैं, उनकी सिमिलर कंपिटेंसीज होती हैं, एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें वो काम कर रहे होते हैं और वो स्ट्रेटजीज बनाते हैं जिसके तहत वो काम कर रहे होते हैं। अच्छा, एक और डेफिनेशन इन्होंने दी है कि फॉर्म्स जो हैं, लोग जो हैं ग्रुप हो सकते हैं टेक्नोलॉजी की बेस पे भी, इंडस्ट्री की बेस पे भी और प्रोडक्ट की बेस पे भी। यानी कि आजकल एआई का बहुत ज़्यादा दौर है, जो एआई पे लोग काम कर रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं कि एआई इंजीनियर है या ये एआई एक्सपर्ट है। अब इसी तरीके से आईटी इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनको ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से ताल्लुक का होता है। इसी तरीके से प्रोडक्ट बेस सर्विसेज होती हैं, जैसे एक कंपनी टायर बनाती है तो वो टायर की बेस पे इंडस्ट्री पूरी खड़ी हुई होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। इन्वायरमेंटल नीश क्या होती है? इन्वायरमेंटल आर मल्टी डायमेंशन परसीव्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट स्पीशीज, स्मॉल विद लार्ज फॉर्म लाइक आंट विद एलिफेंट। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि इन्वायरमेंट जो है हर किसी के लिए अलग हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने स्पीशीज़ की मुराद दी है कि छोटी फर्म्स भी हो सकती हैं और लार्ज फर्म भी हो सकती हैं। छोटी फर्म से मुराद ये है जैसे कि आप दराज डॉट पीके को कंपेयर करें एप्पल जैसी बड़ी कंपनी से, ठीक है। तो दराज जो है वो स्मॉल फर्म हो गई और एप्पल जो है वो जो कि आईफोन वगैरह बनाती है वो एक बड़ी फर्म हो गई। जिस तरीके से अब दराज के लिए इन्वायरमेंट अलग होगा, वो टोटली ऑनलाइन एक सेलिंग प्लेटफॉर्म है, और एप्पल जो है वो फिजिकल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। वो फिजिकली अपने जो है वो प्रोडक्ट वगैरह सेल करता है, तो उसका एक अलग स्ट्रक्चर होगा। अब इसी तरीके से आगे एग्जांपल दे रहे हैं कि आंट विद एलिफेंट, यानी कि एक चूंटी होती है उसका एक अलग इन्वायरमेंट होता है और एलिफेंट जो होता है उसका एक अलग इन्वायरमेंट होता है। उसके बाद हो रही है बात सिलेक्शन विद एडेप्टेशन की। सिलेक्शन से क्या मुराद है? सिलेक्शन इकोलॉजी एम्फेसिस इन्वायरमेंटल सेलेक्ट विच फॉर्म थ्राइव्स फोकस ऑन वायरल रेट, फाउंडिंग एंट्रीज, मोरालिटी, एग्जिस्ट, क्रिएशन, डेथ ऑफ फॉर्म्स, रेट ऑफ चेंज इन फॉर्म्स। यानी कि सिलेक्शन विद एडेप्टेशन से मुराद ये है कि जिस इन्वायरमेंट के अंदर आपने सुना होगा शुरू में इंसान जो है वो किस तरीके से जंगलों में रहा करते थे, पत्ते खा लिया करते थे, गोश्त वगैरह जो है वो कच्चा खा लिया करते थे। तो उस टाइम पे इंसानों के लिए जैसा इन्वायरमेंट था तो उन्होंने जीने के लिए उस इन्वायरमेंट को यूज़ किया और उसी को अडॉप्ट किया। आज जो है इंसान पढ़ा लिखा हो गया, उसको सोचने समझने की सलाहियत दी, अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, आज हम चीज़ें साफ़ सुथरी करके खाते हैं, पका के खाते हैं, अच्छे तरीके से रहते हैं, अपने डिसीजन बहुत सोच समझ के लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट के ऊपर, एडाप्टेशन के ऊपर आती है, ठीक है। एडाप्टेशन से मुराद यहाँ पर क्या है? स्ट्रेटेजिक चॉइस एम्फेसिस, एविडेंस दैट स्ट्रेटेजिक एक्शन मैटर इजी टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन सक्सेस अफेक्ट सर्वाइवल कैरल। पैनिंग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में टू ऑप्टिमाइज कंट्रोल एंटरप्रेन्योर विद वोकेशनल मेकिंग स्ट्रेटेजिक चॉइस। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो टाइम को देखते हुए अपने डिसीजंस लेती है, अपनी स्ट्रेटजीज बनाती है। अब एक मिसाल ले लें, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंबल बनाती है, तो गर्मियों के अंदर वो कंबल नहीं बेचेगी, जाहिर सी बात है, वो गर्मियों में प्रोडक्शन करके उसको स्टोर करेगी और सर्दियों के अंदर उसके पास उतना मटेरियल अवेलेबल होगा कि वो उसको सेल कर सके। तो ये एडाप्टेशन है, स्ट्रेटेजिक चॉइस है, एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, तो उनकी यहाँ पर बात हो रही है। डिटर्मिनेंट ऑफ वाइटल रेट्स, फाउंडिंग मोरालिटी, कंपटीशन, इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी, सब्सिडीज, टैक्स, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, ऑब्सोलेंस। यहाँ पर बात हो रही है कि वाइटल रेट्स की बात करें, अगर इंसान की बात करें तो वाइटल में क्या होती है कि उसका हार्ट रेट क्या आ रहा है, ब्लड प्रेशर क्या आ रहा है, शुगर क्या आ रहा है। इसी तरीके से अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उनका कंपटीशन क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, गवर्नमेंट किस चीज़ पे सब्सिडीज़ दे रही है, किस पे टैक्स लगा रही है। अभी जैसे ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के ऊपर टैक्स लग गया है तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो गए हैं। तो इस तरीके से ये पॉलिसीज़ वगैरह जो हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, एक बिजनेस के चलने में बड़ा मैटर कर रही होती हैं। वाई ऑर्गेनाइजेशन डाई, की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मर क्यों जाती हैं, ख़त्म क्यों हो जाती हैं, उसके पीछे क्या होता है। सरफेस इंडिकेटर क्या होते हैं? सेल्स में जो जिनको जो बाज़ाहिर तौर पर आपको नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। सरफेस इंडिकेटर से मुराद ये है कि ज़ाहिरी तौर पर जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं आपको, ठीक है, जैसे कि सेल्स डिक्लाइन हो जाती हैं, पुअर फाइनेंशियल्स हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वो अपने वर्कर को पे कर सकें, रॉ मटेरियल खरीद सकें, जिनसे उन्होंने लोन लिया हुआ है बैंक वगैरह, उनको रीपे कर सकें, ये सारी चीज़ें होती हैं। डीपर केसेस में क्या होता है? नेटवर्क इम्बिल्डनेस में फेलियर ऑफ अलायंस, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही होती हैं, ठीक है। जैसे कि वो नेटवर्क बिल्ड नहीं कर पा रहे होते, ठीक है, लोगों से बात नहीं कर पा रहे होते, बिजनेसेस सेट नहीं हो पा रहे होते, अच्छे लोग उनको छोड़ के जा रहे होते हैं, स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं रहती, ठीक है,
और कंपटीशन बहुत ज़्यादा तगड़ा आ जाता है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अलायंस किसी बुरी कंपनी के साथ अलायंस कर लेते हैं, ठीक है, जो इसकी वजह से वो बर्बाद हो जाते हैं। तो ये सारे मसले मसाइल हो रहे होते हैं। ओपन क्वेश्चन, हाउ अनरिलेटेडली डाइवर्सिफाइड कोलिंग एक्सपीरियंस सिलेक्शन प्रेशर्स वर्सेस फोकस फर्म। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि अनरिलेटेडली डाइवर्सिफाइड, यानी कि डाइवर्सिफाइड मुराद ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म की ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अलग अलग टेक्नोलॉजी में वो कैसे डिसकम्पीट हो जाती हैं और वो अपने कंपटीशन को एग्जिस्ट नहीं कर पाती, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि एक्सपीरियंस सिलेक्शन प्रेशर से मुराद ले लें, आज जो है वो एआई का दौर है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप नोकिया की एग्जांपल ले लें, नोकिया ने एक वक्त में एंड्रॉयड को नहीं अपनाया, ठीक है। आज सबके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है, नोकिया जो है वो ख़त्म हो गया। उनकी क्वालिटी भी अच्छी थी, उनके प्रोडक्ट भी अच्छे थे, सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन एक टेक्नोलॉजी को उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, उसकी वजह से वो ख़त्म हो गया। तो एक ये रीजंस भी होते हैं, ठीक है। तो ये की कॉन्सेप्ट थे इस लेक्चर के, जो कि आपको मैंने बता दिए हैं, ठीक है। इस लेक्चर को आप थोड़ा सा दोबारा सुनेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब एमसीक्यूज दे सकते हैं कि इससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कौन कौन से बन सकते हैं, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ दूंगा, नीचे आंसर बोल्ड हुआ हुआ है, आप आंसर खुद पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा। दूसरा, ये हैंडआउट्स अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, एडमिन को मैसेज करें, एंड देन आपको वो बता देंगे कि किस तरीके से आप ये हैंडआउट्स ले सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हैना एंड फ्रीमैन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म इज प्राइमरीली, इसका आंसर है ब्लू प्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल बेसिस फॉर इन्फरिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म, यहाँ पर आंसर है शेयर प्राइस वॉलेटिलिटी। अल्ड्रिच डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म मेनली एज, अल्ड्रिच ने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डिफाइन किया था, ए लीगली डिफाइन एंटिटी विद सिमिलर कंपिटेंसी स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजीज, ये अल्ड्रिच ने डेफिनेशन दी थी, हमने ऊपर पढ़ी भी थी, ठीक है। द आंट विद एलिफेंट एनालॉगी इलिस्ट्रेट दैट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन परसीव इन्वायरमेंट नीश डिफरेंटली, यानी कि आंट और एलिफेंट की एनालॉगी जो है ये हमें क्या बताती है कि डिफरेंट स्पीशीज़ के लिए डिफरेंट इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। इसी तरीके अब देखा होगा आपको चूटियाँ अक्सर रिहायशी इलाकों में भी नज़र आ जाती हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको हाथी जो है वो रिहायशी इलाकों में नज़र आ जाए। तो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट उस हिसाब से होना चाहिए जिस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इन पॉपुलेशन इकोलॉजी, वाइटल रेट रेफर टू फाउंडिंग एंड मोरालिटी रेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एम्फसाइज डैश ओवर डैश, सिलेक्शन ओवर एडाप्टेशन। कैरोल फाइंडिंग एंड एग्जेक्टिव सक्सेशन टाइमिंग सपोर्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस अफेक्टिंग सर्वाइवल, यानी कि कैरोल ने ये डेफिनेशन दी थी कि एग्जेक्टिव सक्सेशन आपकी जो है वो कामयाबी की टाइमिंग इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप कैसी स्ट्रेटेजिक चॉइसेस बनाते हैं जो कि आपके सर्वाइवल पे इफेक्ट करती हैं। विच इज़ मोस्ट लाइकली अ सिम्टम रेटर देन अ रूट केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेट परसिस्टेंट सेल डिक्लाइन, सेल डिक्लाइन हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन की डेथ हो गई है, यहाँ पर वो बात हो रही है। नेटवर्क एम्बेडेड ऑर्गेनाइजेशन एंड चावल आर स्पेशली वल्नरेबल व्हेन social ties weaken or lymphatic member fail. A key research focus in organization ecology is to explain how the social environment shape rate of creation, death of form, और इस तरीके का क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म एज पर हन्नान एंड फ्रीमैन एट लीस्ट टू वे इट कैन बी इन्फर्ड, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की हन्नान और फ्रीमैन ने क्या डेफिनेशन दी थी और इसके टू वेज बताने किस तरीके से ये इन्फर्ट करते हैं। और तो इनकी डेफिनेशन क्या थी, एक ब्लूप्रिंट होता है ऑर्गेनाइजेशन एक्शन का कि इनपुट किस तरीके से आउटपुट बिकम करती है, इनको इन्फर्ट कर सकते हैं फॉर्मल स्ट्रक्चर से कि रूल एंड प्रोसीजर होती हैं और पैटर्न एक्टिविटी से हु कि किसने क्या काम करना है, ठीक है। तो ये ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो ये आ सकती है। उसके बाद है व्हाट आर वाइटल रेट्स ऑर्गेनाइजेशन इक्वल के अंदर वाइटल रेट क्या होते हैं, फाउंडिंग होती हैं, मोर्टेलिटी होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो वाइटल रेट्स होते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन्स द आंट विज एलिफेंट एनालॉजी, इसके बारे में हम देख चुके हैं ऊपर। आप क्या कर लीजिएगा, इसको पॉज करके पढ़ भी लीजिएगा, मैं आपको पढ़ देता हूँ। ब्रीफली एक्सप्लेन द आंट विद एलिफेंट एनालॉगी इन्वायरमेंटल नीश, इन्वायरमेंटल नीश के अंदर, ठीक है, एक मुख्तलिफ इन्वायरमेंट के अंदर आंट और यानी कि चूती और हाथी की जो आपने एनालॉगी देखी है उसमें क्या डिफरेंट होता है उसको एक्सप्लेन करें। इट शोज दिस ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट साइज परफीज एंड एक्सपीरियंस द सेम इन्वायरमेंट डिफरेंटली। ये बता रहे हैं कि डिफरेंट साइज़ की इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अगर सेम इन्वायरमेंट में भी हो तो वो अपने इन्वायरमेंट को डिफरेंटली देखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से स्मॉल विद लार्ज फर्म ऑक्यूपाइड डिफरेंट नीचे विद द मल्टी डायमेंशनल इन्वायरमेंट। इसी तरीके से छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं मुख्तलिफ निशेस को मल्टी डायमेंशनल इन्वायरमेंट की तरफ लेती हैं। कंट्रास्ट सिलेक्शन एडेप्टेशन ऑर्गेनाइजेशन इकोलॉजी प्रोवाइड वन एम्पेरिकल एंड वन कॉन्सेप्चुअल सपोर्ट फॉर एडेप्टेशन, सही है। सिलेक्शन और एडेप्टेशन ऑर्गेनाइजेशन इकोलॉजी के अंदर क्या होता है, इन दोनों के डिफरेंस हमने बताना है या इनको कंपेयर करना है, और एक एम्पेरिकल एग्जाम्पल भी देनी है जो कि सपोर्ट करे एडेप्टेशन को। सिलेक्शन की बात कर लें तो इन्वायरमेंटल फिल्टर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म एम्फेसिस ऑन पॉपुलेशन लेवल आउटकम एंड वाइटल रेट्स।
अब हमने पॉपुलेशन लेवल की बात कर दी, वाइटल रेट्स की भी बात कर दी। ये एक इन्वायरमेंट जो है, सिलेक्शन का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो फिल्टर करता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म को किस बेसिस के ऊपर, पॉपुलेशन लेवल के ऊपर, वाइटल रेट के ऊपर। एडेप्टेशन क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी एडजस्ट टू द इन्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्ट्रेटेजिकली डिसीजंस लेती हैं और अपने आप को एडजस्ट करती हैं इन्वायरमेंट के अंदर। एम्पेरिकल सपोर्ट क्या है, कैरल फाउंड दैट टाइमिंग ऑफ एग्जीक्यूशन सक्सेस इफेक्ट सर्वाइवल इंक्लूडिंग स्ट्रेटेजिक चॉइसेस मैटर। कैरल ने एक डेफिनेशन दी थी कि आपका जो डिसीजन है उसके टाइमिंग पे आपकी सक्सेस डिपेंड करती है, ठीक है, और ये अफेक्ट करती है आपके सर्वाइवल को, आपकी स्ट्रेटेजिक चॉइसेस को। कॉन्सेप्चुअल सपोर्ट है, पेनिंग आर्ग्यूज फर्म मूवर टू ऑप्टिमाइज एक्सटर्नल कंट्रोल इंटरप्रेन्योर और वॉलिटेशनल मेकिंग चॉइसेस टू इम्प्रूव इन्वायरमेंटल फिट। पेनिंग ने एक डेफिनेशन दी थी कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एक्सटर्नल कंट्रोल को जितना अच्छा रखेगी उसी बेसिस के ऊपर वो अपनी चॉइसेस और इन्वायरमेंट के साथ फिट हो सकती है। सिंथेसिस, बोथ फोर्सेस ऑपरेट इकोलॉजी हाईलाइट कंस्ट्रेंट सिलेक्शन वाइल स्ट्रेटेजी हाईलाइट पर्पसफुल एप्लीकेशन। यानी कि बोथ फोर्सेस जो हैं वो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट ये एक साथ, यानी कि एडाप्टेशन और सिलेक्शन जो है वो एक साथ चल रही होती है, लेकिन आपकी जो इसके ऊपर जो बेस करता है वो पर्पसफुल डिसीजन के ऊपर बेस करता है कि आप कितनी अच्छी स्ट्रेटजी बनाते हैं और कितने अच्छे डिसीजन लेते हैं टाइमिंग के हिसाब से, उसके ऊपर डिपेंड करता है एडाप्टेशन और सिलेक्शन का प्रोसेस। आइडेंटिफाई एक्सप्लेन 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडिंग एंड मोर्टेलिटी वाइटल रेट्स। नंबर 1 है कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन कितना ज़्यादा होगा आपका उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट है, रेगुलेशन यानी कि जो आपकी जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं उसको आप किस तरीके से फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट के लॉज जो हैं उनको फॉलो करते हैं नहीं करते, उसके ऊपर आपकी इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट बेस करते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट किस में सब्सिडीज़ दे रही है, किस में टैक्स कर रही है, इन चीज़ों को देखते हुए आपने डिसीजन लेना है। टेक्नोलॉजी के साथ आपको चलना है। वाई कैन फाइनेंशियल डिक्लाइन अ सिस्टम रेदर देन अ रूट केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेट, डिस्कस द रूल ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल पूछा है कि फाइनेंशियल डिक्लाइन जो है वो एक रूट केस है ऑर्गेनाइजेशन डेथ का, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर यह सवाल हो रहा है कि फाइनेंशियल डिक्लाइन जो है, फाइनेंशियली अगर एक ऑर्गेनाइजेशन डिक्लाइन कर जाती है, ये सिम्टम क्यों है, रूट कॉज क्यों नहीं है ऑर्गेनाइजेशन डेथ का। अब यहाँ पे बताते हैं कि सिम्टम विस केस, सिम्टम क्या होता है, सेल्स डिक्लाइन पुअर फाइनेंशियल कैन ऑब्जर्व बट में रिफ्लेक्ट डीपर स्ट्रक्चरल इश्यूज। यानी कि सेल डिक्लाइन जो हमें नज़र आ रही है सामने के, भाई सेल डिक्लाइन होगी उसकी वजह से पैसे कम आ रहे हैं, ठीक है, ये एक सिम्टम ज़रूर हो सकता है लेकिन उसका डीप केस कुछ और होगा। इसकी एग्जांपल हम इस तरीके से लेते हैं कि आपको जो है बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है, तो उसके पीछे ये एक सामने ये एक रूट कॉज नहीं है। अगर एक इंसान को वीकनेस फील हो रही है, ठीक है, ये एक सिम्टम है किसी बीमारी का, उसके पीछे डीपर केस क्या होगा, या तो आपकी शुगर लो होगी, या तो आपका ब्लड प्रेशर लो होगा, या तो आप में खून की कमी होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये मेरे ख्याल से मैं आपको समझा पाया हूँ कि क्या बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। नेटवर्क एम्बेडनेस की बात हो रही है इन द इकोसिस्टम लाइक किट्सो, चाहल, कोलम्बिक। वायबिलिटी डिपेंड ऑन सोशल टाइज, कैपिटल, इंफॉर्मेशन एंड लेक्टिमेटेसी, ठीक है। नेटवर्क क्यों इंपॉर्टेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि उसके पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है कि क्या चीज़ मार्केट में इन है, कौन सी टेक्नोलॉजी इन है, अभी किस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है, तो नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैस्केडिंग फेलियर, इफ हैव एन ऑर्गेनाइजेशन क्लोज रिगार्डेड डिपेंडेंट मेंबर ड्रिफ्ट में भी फेल। अगर देखें एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फेलियर का सामना करती है तो अच्छे लोग उसको छोड़ के चले जाएंगे, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। जब अच्छे और स्किलफुल लोग आपको छोड़ के जाना शुरू होते हैं, जैसे एक यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लें या एक स्कूल की एग्जांपल ले लें, वहाँ पे एक अच्छा टीचर है, अगर वो अच्छा टीचर छोड़ के चले जाता है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। इम्प्लीकेशंस की बात कर लें, डायग्नोसिंग मोर्टेलिटी रिक्वायर्ड एग्जामिन इनटू ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप नॉट जस्ट फर्म लेवल फाइनेंशियल मैट्रिक्स। डायग्नोसिंग मोर्टेलिटी से मुराद ये है कि आप डीपर डिग करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के रूट कॉजेज वगैरह क्या हैं, ना सिर्फ सिम्टम्स को देख रहे होते हैं, ठीक है। ये लेक्चर थोड़ा सा खुश्क था और थोड़ा सा हार्ड था, आई थिंक आपको समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई होगी, तो इस लेक्चर को आप 1-2 दफ़ा सुनेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एग्जाम के हवाले से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। हमेशा की तरह एंड में वीडियो के आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसे लग रही हैं, कौन से लेक्चर के आपको नोट्स चाहिए, किसके रिलेटेड हम वीडियोज़ बनाएँ, एग्ज़ाम के रिलेटेड बनाएँ, कोर्स सिलेक्शन के रिलेटेड बनाएं, जिससे भी रिलेटेड हम आपको वीडियोस चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह हम कमेंट सेक्शन देखते भी हैं और आपके जो सजेशंस होती हैं उसके ऊपर अमल भी करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो तक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।